के ऊपर। अब हम चलेंगे हमारे शेड्यूल 1 के ऊपर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात याद कराना चाहता हूं। याद है बच्चों, मैंने आप लोगों को जब सप्लाई के 6 पैरामीटर पढ़ाए थे, उसमें एक तो पैरामीटर पढ़ाया था कि सप्लाई होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, सब पढ़ लिया था। एक सेकंड नंबर का जो हमने पैरामीटर पढ़ा था वो था कि सप्लाई हमेशा कंसीडरेशन के लिए होगी, तभी जीएसटी लगता है। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं लगता। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मैंने तब भी आपको बोला था कि इसके एक्सेप्शन होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि शेड्यूल 1 में दिए हुए, शेड्यूल 1 में दिए हुए। वो ये बोलता है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि विदाउट कंसीडरेशन हो रही है। जहां पर कंसीडरेशन नहीं है फिर भी उस पर जीएसटी लगता है। ये हमने पढ़ा है। तो बस बच्चों अब हम यही शेड्यूल 1 स्टार्ट करने वाले। बच्चों अब हम यही शेड्यूल 1 स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इजी है। मेरे ख्याल से रिकॉल हो गया आपको। हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो हमने पढ़ा है नॉर्मली कि तब ही सप्लाई मानी जाती है जब जो भी गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जितनी भी गुड्स या सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो जरूरी है कि कंसीडरेशन के रिटर्न में हो रहा हो। कुछ ना कुछ कंसीडरेशन मिलना चाहिए, तभी वो वैलिड सप्लाई है, तभी जीएसटी एप्लीकेबल होता है, लेवी होता है। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो जीएसटी लेवी नहीं होता। लेकिन मैंने आपसे बोला था इसका एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन शेड्यूल 1 के अंदर दिया हुआ है। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं ये हमें यहां पर पढ़ना स्टार्ट करना है प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आखिर क्या बोलता है, आराम से पढ़ेंगे और हर चीज को मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है परमानेंट ट्रांसफर या परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। ये बोल रहा है कि अगर आपकी बिजनेस असेट्स है और उनका आपने परमानेंट डिस्पोजल कर दिया या वो आपने बिजनेस असेट परमानेंट ट्रांसफर कर दिए, बिना कंसीडरेशन लिए कर दिए, लेकिन जब आपने खुद ने वो बिजनेस असेट्स परचेज किए थे, आपने उन पे टैक्स दिया था और आईटीसी आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुके हो, ऑलरेडी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर चुके हो और अब आपने वो परमानेंट डिस्पोजल या ट्रांसफर कर दिए बिना कंसीडरेशन के। तो चाहे से ये बिना कंसीडरेशन के हुआ है तो भी आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। हालांकि मैं इस चीज के आपको एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन पहले एक चीज समझने की कोशिश की। सपोज कीजिए कि एक आदमी है मिस्टर एम नाम का, उसने कुछ बिजनेस असेट्स परचेज किए, यहां से बिजनेस असेट्स परचेज किए, कंपनी से बिजनेस असेट्स परचेज, और जब परचेज किए तब उसकी वैल्यू थी 1000 रुपए और उस पर 5% का जीएसटी लगा, टैक्स लगा, जो कि उसने पे कर दिया। और फिर उसने जितना टैक्स दिया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, आईटीसी ले लिया, जीएसटी रिटर्न फाइल कर। यहां तक की बात क्लियर। अब उसने वो अपने बिजनेस असेट्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए विदाउट कंसीडरेशन, कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, तो भी इस पर जीएसटी लगेगा। इसको सप्लाई माना जाएगा। ये जो विदाउट कंसीडरेशन दिया है इसको सप्लाई माना जाएगा और गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना। सर ऐसा क्यों? समझो, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि यार तुमने इसका देखो, गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे को तो टैक्स चाहिए,
मुझे तो टैक्स चाहिए। अगर तुमने जब कंपनी से परचेज किए थे अपने बिजनेस असेट्स, उस पर आईटीसी नहीं लिया होता और सिर्फ 1,000 रुपए जो अमाउंट बनता है, मतलब तुमने पूरा टैक्स दिया, 5% भी जीएसटी दे दिया, लेकिन तुमने उस टैक्स का यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया होता अगर, और फिर वो आगे तुमने ट्रांसफर कर दिए विदाउट कंसिडरेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि टैक्स मेरे पास में आ चुका था। जो तुमने पे किया था 5% टैक्स, उसका तुमने आईटीसी क्लेम नहीं किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स आ चुका था। तो फिर गवर्नमेंट ये जो विदाउट कंसिडरेशन का यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ है, इस पर जीएसटी नहीं लगाती। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि यार तुमने जब खरीदा और जो टैक्स दिया उसका तो तुमने क्रेडिट ले लिया, और आगे तुमने विदाउट कंसीडरेशन बेच दिया, आगे तुमने विदाउट कंसीडरेशन बेच दिया, तो मेरे पास तो टैक्स आया ही नहीं, क्योंकि जो टैक्स तुमने जब पे किया था उसका तो तुम आईटीसी ले चुके हो, वो तो वापस ले चुके हो, क्लेम कर लिया तुमने, और तुमने आगे विदाउट कंसीडरेशन बेच दिया, तुमने किसी से कंसीडरेशन नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं लिया, तो मेरे पास तो टैक्स आया ही नहीं, जबकि मुझे तो टैक्स चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने बिजनेस असेट्स परचेज किए और उस पर जो टैक्स आपने पे किया था, अगर उसका आईटीसी आपने क्लेम कर लिया और अब आप उनको, उन असेट्स को परमानेंट किसी को डोनेट कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, किसी को बेच रहे हो, कहीं फेंक रहे हो, अपने घर में यूज कर रहे हो विदाउट कंसीडरेशन, तो तुमको वो सप्लाई मानी जाएगी, उस पर जीएसटी देना होगा, क्योंकि तुम उसका आईटीसी ले चुके थे और गवर्नमेंट तक क्रेडिट पहुंचा नहीं। गवर्नमेंट को हर हालत में इनपुट टैक्स, वो टैक्स चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूं आपको, 5 एग्जाम्पल हैं अपने पास में, समझिएगा। 5 एग्जाम्पल देखेंगे अपन। सबसे पहले ये है महिंद्रा कंपनी, और ये है महिंद्रा कंपनी के एक डीलर। महिंद्रा कंपनी के बहुत सारे डीलर हैं, हर स्टेट में, हर सिटी में बहुत सारे। महिंद्रा बड़ी कंपनी है। आप जयपुर चले जाओ, जयपुर के अंदर महिंद्रा के बहुत सारे डीलर मिलेंगे। मानसरोवर में अलग मिलेगा, टोंक फाटक में अलग मिलेगा, राजा पार्क में अलग मिलेगा, प्रताप नगर में अलग मिलेगा, विद्याधर नगर में अलग मिलेगा, हर जगह। तो एक डीलर है जिसका नाम है केएस मोटर्स, उसने महिंद्रा से थार गाड़ी परचेज की थी, महिंद्रा थार। उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए जब उसने परचेज करी, और उस पर 28% जीएसटी पे किया उसने, 2,80,000 का जीएसटी दी, मतलब टोटल उसने 12,80,000 पे किए डीलर ने जब परचेज किया था महिंद्रा से। और क्यों किया? ताकि वो आगे 15 लाख 20 लाख में उसे बेच दे, कमा ले पैसा। अब वो महिंद्रा थार अभी भी इस केएस मोटर डीलर के पास में है अभी, और वो उस पर आईटी, जो उसने 2,80,000 का टैक्स दिया था, ये उसका उसने आईटीसी क्लेम कर लिया। इस डीलर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका है। जब अपनी परचेज की रिटर्न फाइल करी थी जीएसटीआर 1, तब उसने उसका क्लेम ले लिया। ये रही चीज। जीएसटीआर 2, सॉरी जीएसटीआर 2 है परचेज की रिटर्न। अब थोड़े दिन बाद में क्या हुआ, एक क्रिकेटर है सरफराज खान, उन्होंने क्रिकेट में अपना नेशनल टीम में डेब्यू करा, बहुत अच्छा खेले वो, तो बहुत अच्छा खेले, तो केएस मोटर्स ने बिना 1 रुपया लिए, सिंगल रुपए भी नहीं लिया, विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो थार गाड़ी इनको डोनेट कर दी। बोली यार तुम ले जाओ, बड़े गरीब लोग थे तुमने अपनी मेहनत कर करके यहाँ क्रिकेट में आए हो, अब अपना नाम कर रहे हो, हमारी तरफ से तुमको महिंद्रा थार हम गिफ्ट, हम डोनेट करते हैं। कोई पैसा नहीं लिया। क्वेश्चन अब ये आता है, क्या इस पर जीएसटी लगेगा? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है, सरफराज खान को जो फ्री में दी गई है गाड़ी, ये तो विदाउट कंसीडरेशन है। जी हाँ, इस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहला, इसने अपनी बिजनेस असेट्स मतलब थार गाड़ी उसको परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, पहला। और दूसरा, वो आईटीसी क्लेम कर चुका, इसलिए इसको सप्लाई माना जाएगा और इस पे जीएसटी लगेगा। आ रहा है समझ में? अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं एंड में क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब आप दीजिएगा, ठीक है? ये है एक कंपनी जिसका नाम है ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली के अंदर है ये कंपनी, मायापुरी।
ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी कार के, मोटरसाइकिल के, बस के, ट्रक के हेडलाइट, आगे की जो लाइट होती है, पीछे की टेल लाइट, ये बनाती है। तो इसने ना कुछ बिजनेस असेट्स परचेज किए थे, ये लाती होगी रॉ मटेरियल कहीं से या जो भी एक्स वाई जेड, इसने कुछ बिजनेस असेट्स परचेज किए और उस पर आईटीसी ले लिया। अब इसकी ही एक सब्सिडरी कंपनी है ल्यूमैक्स, ल्यूमैक्स सब्सिडरी कंपनी है, ये टूर एंड ट्रेवल का काम करती है। 2 महीने बाद में वो जो बिजनेस असेट्स इसने परचेज किए थे, जिस पर टैक्स दिया था और उसका आईटीसी ले लिया, ये इसने सब्सिडरी को दे दिए कि तुम यूज कर लो। क्लियर है? विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दिए। क्वेश्चन ये आता है क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? ये तो विदाउट कंसिडरेशन हुआ है। जी हाँ, ये सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि हमारी 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है? पहली कंडीशन ये फुलफिल हो रही है कि इस पर आईटीसी अवेल्ड है, आईटीसी जो दिया था वो ले लिया गया है। और दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। अब आप बोलोगे लेकिन सर अब ये टैक्स पे करेंगे। अब ये ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी को ये ट्रांसफर किया विदाउट, कोई 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन जो आईटीसी इन्होंने क्लेम किया था, मतलब जो टैक्स है वो इनको पे करना पड़ेगा। हाँ, पे करना पड़ेगा ना, उसका ये क्रेडिट ले लेंगे दोबारा से। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आप सोचो कि 2 बार टैक्स लग रहा है, 2 बार टैक्स नहीं लग रहा है। इन्होंने अब फ्री में ट्रांसफर किया तो इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये उसका आईटीसी ले लेंगे ना, और आगे जब ये किसी और को बेचेंगे तब वहां से टैक्स चला जाएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो हमें अभी तक क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि वैसे तो विदाउट कंसीडरेशन अगर कोई भी ट्रांसफर होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन शेड्यूल 1 के अंदर इसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। अभी तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं जो बोलता है कि अगर बिजनेस असेट्स को आपने परमानेंट डिस्पोजल या ट्रांसफर कर दिया, परमानेंट डिस्पोजल या ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, लेकिन उस पर जो अब आपने टैक्स दिया था वो आईटीसी आप क्लेम कर चुके हो, तो फिर उस केस में चाहे विदाउट कंसिडरेशन है जीएसटी अप्लाई होगा। और एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज कीजिए कि जेठालाल ने 5 एसी खरीदे थे अपने बिजनेस के लिए और उन पर जो टैक्स पे किया था उसका आईटीसी अवेल कर लिया। कुछ दिनों बाद इनकी जो धर्मपत्नी है दया, टप्पू की मां, वो बोले कि जेठ टप्पू के पापा अपने घर के लिए ना कुछ एसी चाहिए। तो जेठालाल बोला अरे मैंने लिए थे अभी 5 एसी, उन पर मैंने आईटीसी टैक्स दिया था, उसका मैंने क्रेडिट भी ले लिया है, एक काम करते हैं वो अपने घर में ही लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जीएसटी बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब, तुम खुद को ही सेल कर रहे हो, सेल्फ सेल कर रहे हो, पढ़ा था हम लोगों ने, उसको सप्लाई माना जाएगा। आप आईटीसी ले चुके हो उसके ऊपर, चाहे से आप खुद के यहां पर यूज कर रहे हो तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। 3 वजह है इसकी। एक तो आप आईटीसी ले चुके हो, दूसरा आप अपने घर में परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, अपने घर में यूज ले रहे हो, और तीसरा कि खुद को अगर आप दे रहे हो खुद को, तो वो भी सेल माना जाता है, वो भी सप्लाई। पढ़ा है हम लोगों ने, ये समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मोहित बंसल क्लासेस ने कुछ टाइम पहले अपने लिए फर्नीचर परचेज किया था ऑफिस पर्पज के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए, और उस पर जो टैक्स था, उस टैक्स पे किया था, उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब 1 साल बाद में वो फर्नीचर हमें इतना यूजफुल नहीं है या हम नया लेना चाह रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एक फैकल्टी काम करती है, हमने बोला कि आप ले जाइए इस फर्नीचर को, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन। क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? जी हाँ, कंडीशन फुलफिल। एक तो आईटीसी क्लेम कर लिया था और दूसरा परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है उस फैकल्टी को, तो जो टैक्स है वो तो पे करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? अब पूछता हूं मैं एक लास्ट एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये है सचिन टिचकुले, ये है कॉन्ट्रैक्टर, ये है सचिन टिचकुले। ये कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है। ये क्या काम करते हैं? ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, ये सब। तो इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल मंगवाया अपने बिजनेस पर्पज के लिए और उस पर आईटीसी क्लेम नहीं किया। मार्क कीजिएगा, आईटीसी नॉट अवेल्ड, आईटीसी इन्होंने क्लेम नहीं किया। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, आईटीसी इन्होंने क्लेम नहीं किया। क्लियर है? और वो जो बिजनेस, ये बिजनेस पर्पज के लिए इन्होंने जो बिल्डिंग मटेरियल मंगवाया था वो अपने घर में यूज ले लिया।
अपने घर में परमानेंट बेसिस पर यूज ले, क्या इसे सप्लाई मान के जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा सर, क्योंकि इस पर आईटीसी अवेल नहीं हुआ है। इस पर आईटीसी, क्योंकि इन्होंने जब बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया था, सपोज करो अंबुजा सीमेंट से किया था, कंपनी से किया था, अंबुजा ने इनको 1 लाख रुपए का दिया था और इनके ऊपर 5,000 रुपए टैक्स लग गया, इन्होंने 1,05,000 पे किए, लेकिन उस 5,000 का आईटीसी नहीं लिया, तो गवर्नमेंट के पास में तो 5,000 पहुंच गए ना, खत्म बात, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया। अब इन्होंने इसको अपने घर में यूज ले लिया परमानेंट बेसिस पे, तो इसको जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि आईटीसी अवेल्ड नहीं है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी टैक्स पहुंच। यहां तक की बात मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपको समझ में आई। तो हम लोगों ने शेड्यूल 1 स्टार्ट किया। शेड्यूल 1 का हम लोगों ने सिर्फ अभी तक फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा कि अगर बिजनेस असेट्स को परमानेंट डिस्पोजल या ट्रांसफर कर दिया है और उस पर जो पहले टैक्स दिया था उसका आईटीसी ले चुके हो, तो चाहे से विदाउट कंसीडरेशन परमानेंट डिस्पोजल या ट्रांसफर हुआ है, जीएसटी तो लगेगा। यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आई। ये हमने सिर्फ अभी तक फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, ये हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर चलेंगे। शेड्यूल 1 खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत लंबा है। अब हम शेड्यूल 1 के एक कंडीशन हमने पढ़ ली, परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स विदाउट कंसीडरेशन बट आईटीसी इज अवेल्ड, ये हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड कंडीशन पर चलते, शेड्यूल 1 की हम सेकंड कंडीशन पर आते हैं, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर रिलेटेड पर्सन या रिलेटेड पर्सन अलग होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन अलग होता है, क्या होता है सब समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। अभी सिर्फ सुनो कंडीशन क्या है। अगर बिना कंसीडरेशन के रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है या बिना कंसीडरेशन के डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। ये कंडीशन है, ये समझ में आई। अब हम इसको बाइफरकेट करेंगे। अब हम देखेंगे रिलेटेड पर्सन क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, फैमिली क्या है, वो एक एक चीज समझेंगे। समझिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटेड पर्सन का मीनिंग क्या। आप तो बस इतना समझो अभी तक कि अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ, ए से बी को ट्रांजैक्शन हुआ और ये रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है और विदाउट कंसीडरेशन ये ट्रांजैक्शन हुआ, तो भी इसको सप्लाई मानकर इस पर जीएसटी लगेगा। कंडीशन ये है, सिंपल है। वरना 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 तो लोग चालाक है ना, आप और हम चालाक हैं, वरना तो हम ऐसा ही करेंगे कि भैया हम अपने जो भी ट्रांजैक्शन शो करा करेंगे वो हम दिखा देंगे कि साहब ये तो मेरा रिलेटेड पर्सन, साहब ये तो मेरा फैमिली पर्सन है, साहब ये तो मेरा डिस्टिंक्ट पर्सन है, और ऐसे तो हम टैक्स बचा लेंगे, गवर्नमेंट का लॉस होता रहेगा। गवर्नमेंट वाली ना ना ना, आपसे ज्यादा दिमाग है, नहीं होगा। चाहे से अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है रिलेटेड पर्सन के बीच में, चाहे से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है, तो भी उसको सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। अब हम समझते हैं एक एक का मतलब। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बोल रहा हूं रिलेटेड पर्सन, या मैं आपको बोल रहा हूं डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये जो पर्सन है, पहले तो इसका मतलब क्या है। रिलेटेड और डिस्टिंक्ट का मीनिंग तो हम समझ लेंगे, पर्सन का मतलब क्या है। अच्छा, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है, आप और मैं, या फिर जो लीगल पर्सन है वो भी इन्वॉल्व है। लीगल पर्सन कौन होता है सर? कंपनी, सर पार्टनरशिप फर्म, सर एलएलपी, ये भी, इनको भी इंक्लूड। तो जब हम पर्सन बोलेंगे ना, तो आप सिर्फ इंडिविजुअल को मत सोचिएगा यार ये तो रिलेटेड पर्सन मतलब इंडिविजुअल लोगों की बातें कर रहा है। इंडिविजुअल तो है ही, लीगल पर्सन भी है, कंपनी भी है, फर्म भी है, एलएलपी भी है, ये भी। अब हम समझेंगे आराम से। देखिए, रिलेटेड पर्सन का मीनिंग देख रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। रिलेटेड पर्सन का मीनिंग हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता,
अगर सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, तो उन्हें रिलेटेड माना जाएगा और वो आपस में कोई भी विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर करेंगे तो जीएसटी लगेगा। समझो, ऋतिक रोशन की कंपनी है HRX, है आपको, ऋतिक रोशन की खुद की कंपनी है HRX, और शाहरुख खान की कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। अब समझिएगा, ऋतिक रोशन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर या ऑफिसर, शाहरुख खान HRX के डायरेक्टर या ऑफिसर। तो मतलब क्या हुआ, ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, मतलब एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट किसकी कंपनी है, शाहरुख खान की, उसका ऑफिसर या डायरेक्टर कौन है, ऋतिक रोशन। और भी बहुत सारे होते हैं कंपनी में, बट ऋतिक रोशन भी है। HRX किसकी कंपनी है, ऋतिक रोशन की, उसका ऑफिसर या डायरेक्टर कौन है, शाहरुख खान। अब बहुत बार ऐसा होता है कि HRX कंपनी या ऋतिक रोशन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से विदाउट एनी कंसीडरेशन सामान परचेज करते हैं या सामान बेचते हैं, और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी HRX को विदाउट एनी कंसीडरेशन सामान परचेज करते हैं या सामान बेचते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? क्वेश्चन ये आता है कि सर विदाउट कंसीडरेशन है और ये रिलेटेड पर्सन है एक दूसरे के, ये तो क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हुआ, क्योंकि ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। अब ये फ्री में विदाउट कंसीडरेशन आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी उनको रिलेटेड पर्सन मानकर शेड्यूल 1 ये बोलता है कि इसको सप्लाई माना जाएगा और इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। देखो यहां पर कंक्लूजन में लिखा है HRX एंड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट विल बी कंसीडर्ड एज रिलेटेड। क्यों? क्योंकि SRK और ऋतिक एक दूसरे के बिजनेस के डायरेक्टर या ऑफिसर, पहली बात, और ट्रांजैक्शन इनके बीच में हो रहा है, चाहे से विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। यह बात आपका शेड्यूल 1 बोलता है। क्लियर है? तो शेड्यूल 1 की हमने एक कंडीशन तो पढ़ ली थी कि अगर बिजनेस असेट्स को परमानेंट बेसिस पर, ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है और आईटीसी आपने क्लेम कर लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर विदाउट कंसीडरेशन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो भी। अब रिलेटेड पर्सन क्या है, पर्सन में इंडिविजुअल तो आ ही रहा है, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल तो आ ही रहा है, लीगल पर्सन भी आ रहा है, जैसे कोई कंपनी है, LLP है, फर्म है, वो भी आ रहा है। ये समझ में आया? अब रिलेटेड पर्सन क्या होता है, बहुत बहुत लंबा डेफिनेशन है उसके। हमने उसका रिलेटेड पर्सन के अंदर फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि अगर दो लोग एक दूसरे के बिजनेस के डायरेक्टर या ऑफिसर हैं तो उनको रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड पर। ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन चल रही है, चलते हैं दूसरे पर। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। सपोज कीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है या एक LLP है, LLP के अंदर भी लोगों को पार्टनर बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है अमर अकबर एंथनी प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, ये फर्म है और इसके अंदर 3 पार्टनर है, एक है अमर, एक है अकबर और एक है एंथनी। क्लियर है ये चीज? एक पार्टनरशिप फर्म है, अमर अकबर एंथनी प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म है या LLP है, अमर अकबर एंथनी एसोसिएट्स ऐसे करके, और ये कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं या XYZ कुछ भी करते हैं। तो अब ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, ये तीनों एक दूसरे के लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। लीगली रिकॉग्नाइज है ना, आप वो पेपर दिखा दो जो इनकी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड है, वो पेपर दिखा दो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भैया अमर अकबर एंथनी तीनों आपस में पार्टनर्स है, तो लीगली लॉ ने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया। ये अगर आपस में विदाउट कंसीडरेशन अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे
ये अगर आपस में विदाउट कंसिडरेशन कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सिंपल। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की आपकी बात समझ में, आपने रिलेटेड पर्सन के अंदर हमें 2 पॉइंट समझाए। पहला पॉइंट तो आपने बोला कि अगर एक दूसरे के बिजनेस के डायरेक्टर या ऑफिसर, और दूसरा आपने बोला लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो वो तो हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो बहुत पढ़ चुके। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब आप बोलोगे सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता। हाँ तो मैं कब बोल रहा हूं कि जीएसटी लगता है? मैं तो ये बोल रहा हूं इनको रिलेटेड माना जाता है, इन पर जीएसटी नहीं लगता, वो अलग बात है। इन पर जीएसटी नहीं लगता वो अलग बात है, वो तो हमने शेड्यूल 3 के अंदर नेगेटिव लिस्ट में पढ़ लिया था। मैं तो आपसे सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी रिलेटेड माना जाता है। अगर आपके पास में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि जीएसटी के अंदर किस किस को या शेड्यूल 1 के अंदर किस किस को रिलेटेड पर्सन माना जाता है, तो आप ये लिखकर आओगे, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी लिख आना। वो अलग बात है, आप नीचे नोट लिखकर दे देना कि ये शेड्यूल 3 के अंदर डिफाइंड है कि इनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। इन एम्प्लॉयमेंट अगर काम हो रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो नहीं लगता। अगर आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के बाहर कुछ काम हो रहा है तो लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल या ओन या होल्ड्स एटलीस्ट 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ। समझिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, पेपर नंबर 13। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो आपने 13 पढ़ लिया होगा पेपर। अगर आप ऑलरेडी ग्रुप 3 दे चुके हैं तो पढ़ लिया होगा। उसके अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा, टेक ओवर। अगर एक पर्सन किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद लेता है, होल्ड कर लेता है, तो माना जाता है कि इस पर्सन का इस कंपनी के ऊपर टेक ओवर हो गया। अब ये पर्सन भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठेगा। अब ये पर्सन भी इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में बैठेगा। इसका इसके ऊपर कंट्रोल आ गया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे आप किसी कंपनी के 1% शेयर्स भी खरीदोगे ना, अच्छी खासी बड़ी कंपनी, तो ही वो पता नहीं कितने लाख रुपए के शेयर्स आएंगे। आज अगर ये पर्सन एक कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद रहा है, तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो नहीं खरीद। अगर इसे शेयर्स खरीद के बेच के पैसा ही कमाना होता तो ये गधा है जो एक ही कंपनी में 25% शेयर्स खरीद रहा है। इससे बढ़िया तो 5 कंपनियों के अंदर 5-5% खरीद लेता, कम से कम लॉस के चांसेस तो कम रहते। कल को ये कंपनी डाउन चली गई, इसका तो 25% शेयर डाउन हो गया। 5 में रखता, अगर एक आध कंपनी डाउन होती तो बाकी की 4 या 3 कंपनियों के तो शेयर की प्राइस अच्छी खासी रहती। तो अगर एक पर्सन किसी एक कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद रहा है, तो शेयर खरीद बेच के पैसा कमाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है। उसको पावर चाहिए, पावर। वो इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल चाहता है, वो इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आना चाहता है। यही बात बोल रहा है आपका ये पॉइंट। अगर कोई एक पर्सन, अब आप इसको एग्जांपल से समझिए इस वाली कंडीशन। सपोज कीजिए ये है वसूली भाई। वसूली भाई टाटा कंपनी के अंदर शेयर्स होल्ड करते हैं 30%, और महिंद्रा कंपनी के अंदर, या उल्टा कर लेते हैं, जिसमें लिखा है महिंद्रा कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं 30%, और टाटा के अंदर होल्ड करते हैं 20%। कंडीशन क्या बोलता है? एटलीस्ट 25, मतलब कम से कम 25% होल्ड करते हो या उससे ज्यादा। 25 से अगर कम है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। 25% या उससे ज्यादा, नॉट लेस देन 25, एटलीस्ट 25%। तो वसूली भाई
टाटा के अंदर होल्ड करते हैं 25%, वसूली भाई महिंद्रा के अंदर होल्ड करते हैं 30%। अब मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्या वसूली भाई टाटा के और वसूली भाई महिंद्रा के रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे? जी हाँ सर मान। दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि एक थर्ड पर्सन, एक कॉमन आदमी इन दोनों कंपनियों के 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है, क्या ये दोनों रिलेटेड माने जाएंगे टाटा और महिंद्रा? जी हाँ सर ये भी माने जाएंगे। सर ऐसा क्यों? अबे यार अभी अभी तो समझा। अगर 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर लेते हो आप कंपनी के, तो आप उसकी डिसीजन मेकिंग में आ जाते हो। क्या वसूली भाई टाटा कंपनी की डिसीजन मेकिंग में है? जी हाँ है। क्या वसूली भाई महिंद्रा की डिसीजन मेकिंग में है? जी हाँ है। कंट्रोल कर रहे हैं ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वसूली भाई टाटा के अंदर भी डिसीजन लेते हैं, महिंद्रा में भी डिसीजन लेते हैं, दोनों में उनका रूल चलता है, दोनों में उनका ऑर्डर चलता है, तो बीच में कुछ ना कुछ खुरापात कर रहे हो, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कंसिडरेशन कर रहे हो जिसमें वो टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो? जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है ना ना ना, ऐसा नहीं हो। आप तो दोनों पे रूल करते हो। आप तो ये बोल दोगे कि टाटा कंपनी महिंद्रा को ये चीज बेच रही है और वहीं पे ही बैठे बैठे महिंद्रा से एक्सेप्ट करवा लोगे। आपका ही तो ऑर्डर चल रहा है दोनों में। तो अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है ना, दो या उससे ज्यादा कंपनियों के, तो वो पर्सन तो उससे रिलेटेड है ही, वो दोनों जो फर्म्स है या ज्यादा जो फर्म्स है वो भी आपस में रिलेटेड मानी जाती। तो एक बार रिलेटेड की डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि लोग जो है वो एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर है। क्लियर है? ये चीज यहां तक आपको समझ में आई। उसके बाद में मैंने बोला कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है, मतलब पार्टनरशिप हम या एलएलपी के अंदर पार्टनर है, रजिस्टर्ड है। थर्ड पर्सन मैंने बोला एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन अपने रिलेटेड पर्सन की देखी कि एक बंदा इन दोनों के या उससे ज्यादा के 25 कम से कम 25 से कम नहीं, कम से कम 25 या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है। ये दोनों भी रिलेटेड है और ये तो इनसे रिलेटेड है ही। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, आराम से समझिएगा, एक एक चीज का एग्जांपल दे रखा है। वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर, तो भी वो रिलेटेड माने जाएंगे। अब पहले हम डायरेक्टली का एग्जांपल देखेंगे, फिर हम इनडायरेक्टली का एग्जांपल। अब डायरेक्ट कंट्रोल का एग्जांपल क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी। रिलायंस कंपनी होल्डिंग कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिलायंस जियो इसकी सब्सिडरी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल है ना, क्योंकि इन्होंने इसके मोर देन 50% शेयर्स होल्ड किए, तो ये जो भी बोलेंगे इसका डिसीजन इसके अंदर तो चलता ही होगा, तो ये आपस में रिलेटेड माने जाए। ये तो हो गया डायरेक्ट कंट्रोल का। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं रिलेटेड? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर कोई चीज ट्रांसफर कर देती है विदाउट कंसिडरेशन। जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है ना ना ना, आप नेगेटिव लिस्ट में नहीं आते हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तरह। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन माना जाता है, लेकिन अगर वो इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ कर रहे हैं तो वो नेगेटिव लिस्ट में, उन पे जीएसटी नहीं लगता। आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो लगता है। पर अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल करते हो दूसरे को, मतलब आप होल्डिंग हो दूसरी सब्सिडरी और आप विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हो, भैया जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा रिलेटेड पर्सन। क्लियर ये चीज यहां तक? ये तो हमने पढ़ा डायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल भी होता है। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? देखो रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है और रिलायंस डिजिटल रिलायंस जियो की सब्सिडरी है ना। इसको ऐसे बनाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी कौन है? इसकी सब्सिडरी कौन है? रिलायंस। और रिलायंस जियो की सब्सिडरी कौन है? रिलायंस जियो की सब्सिडरी है रिलायंस डिजिटल। क्या ये रिलायंस डिजिटल इसकी भी सब्सिडरी मानी जाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की? सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी
विल बी ट्रीटेड एज सब्सिडरी। लॉ में पढ़ा है हम लोगों ने होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशन। सेम चीज है ना। सलमान खान का भाई कौन है? अरबाज खान। अरबाज खान का भाई कौन है? सोहेल खान। क्या हम ये बोलते हैं सोहेल खान सलमान खान का भी भाई है? तो मैं यही तो बोल रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडी है रिलायंस जियो, और रिलायंस जियो की सब्सिडी है रिलायंस डिजिटल। तो बाय डिफॉल्ट हम देखें रिलायंस डिजिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी तो सब्सिडी हो गई। तो ये रिलायंस डिजिटल इससे भी तो रिलेटेड हो गई। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल कब होता? डायरेक्ट कंट्रोल ऐसे होता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है रिलायंस जियो एंड रिलायंस डिजिटल। ये दोनों ही इसकी सब्सिडरी है, तो डायरेक्ट कंट्रोल है। लेकिन यहां पे तो मैं बोल रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है रिलायंस जियो और उसकी सब्सिडरी है रिलायंस डिजिटल। तो बाय डिफॉल्ट रिलायंस डिजिटल रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी तो सब्सिडरी हुई ना। पढ़ा है ना आप लोगों ने लॉ में? सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी है ये रिलायंस डिजिटल किसकी? जो ऑलरेडी खुद सब्सिडरी है रिलायंस जियो। सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी विल बी ट्रीटेड एज सब्सिडरी, वो मेन कंपनी की भी सब्सिडरी मानी जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो रिलेटेड पर्सन के बारे में हम लोगों ने अभी तक 5 पॉइंट पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ लिया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला। क्लियर है ये चीज? यहां तक हमने पढ़ लिया लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। क्लियर है ये चीज यहां तक? फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया कि देखिए एक मिनट, उसके बाद में हमने पढ़ लिया कि अगर एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर हैं। क्लियर है? लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर पढ़ लिया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया एक पर्सन दो या उससे ज्यादा के अंदर 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है, वो दोनों भी रिलेटेड है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ लिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां तक मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम। इसको समझिए, आप ना कंफ्यूज मत होइएगा। एट द एंड जब आप इस पूरे पॉइंट को पढ़ लोगे ना रिलेटेड पर्सन वाले को, तो आप बोलोगे सर ये सब कुछ का मीनिंग टोटल मिलाकर ये है कि अगर कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है या आपस में एक दूसरे के डायरेक्टर या ऑफिसर एक दूसरे के बिजनेस के वो रिलेटेड माने जाते हैं। अब आप सपोज कीजिए ये है रेडमी कंपनी, ये है रेडमी कंपनी। वही सेम है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी, मैंने आपको अभी हमने क्या पढ़ा कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी सब्सिडरी रिलायंस जियो, उसकी सब्सिडरी रिलायंस डिजिटल, ये एक दूसरे में रिलेटेड है क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। लेकिन फिर मैंने आपको इसके बाद में एक एग्जांपल क्या दिया? मैंने बोला रिलायंस इंडस्ट्रीज ये कौन है? थर्ड पर्सन, और ये इन दोनों को कंट्रोल करती है। किसको? रिलायंस डिजिटल, ये इसकी सब्सिडरी है। रिलायंस जियो ये भी इसकी सब्सिडरी है। तो थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल कर रहा है। यही एग्जांपल है, देखो समझा देता हूं। एक मिनट रुके। एक मिनट देखिए, सपोज कीजिए रेडमी कंपनी है। अब वीवो कंपनी रेडमी की सब्सिडरी है, ओप्पो कंपनी भी रेडमी की सब्सिडरी है। तो हम क्या बोलेंगे? सर वीवो रेडमी से रिलेटेड है, सही है। सर ओप्पो रेडमी से रिलेटेड है, सही है। सर वीवो और ओप्पो भी दोनों से आपस में रिलेटेड है, सही है। यही पर्सन ये बोला है, एक थर्ड पर्सन मतलब रेडमी कंट्रोल कर रहा है दोनों को। क्लियर ये चीज यहां तक? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। मतलब पहले हमने क्या बोला? रेडमी को कंट्रोल कर रही है। अब वीवो कंपनी रेडमी को कंट्रोल करती है, ओप्पो कंपनी भी रेडमी को कंट्रोल करती है। तो वीवो रेडमी से रिलेटेड है,
ओप्पो रेडमी से रिलेटेड है, दोनों आपस में। क्लियर ये चीज यहां तक? सिंपल एकदम। अगर ये इन दोनों को कंट्रोल करती है तो भी रिलेटेड है, अगर ये दोनों इसको अकेले को कंट्रोल करते हैं तो भी रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन चल रही है। सच पर्संस आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, अगर एक ही फैमिली के, तो फैमिली मेंबर, फैमिली क्या होता है ये भी हम देखेंगे, हम मीनिंग ऑफ फैमिली सब। यहां तक की बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनर ऑफ अदर। आपने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज परचेज करने जाते हो तो आपको पता चलता है यार पूरे जयपुर के अंदर या पूरे उस जगह के अंदर ना उस चीज को बेचने की अथॉरिटी कंपनी ने एक ही बंदे को दी हुई है, वो अकेला ही उसको बेच सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की कंपनी है जिसका नाम है टनवाल। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की कंपनी है जिसका नाम है टनवाल, और उसे तनवाल बोलते हैं, तनवाल बोलते हैं, टनवाल। और जयपुर के अंदर और अलीगढ़ के अंदर सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है टनवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर का, और कोई नहीं है, वो है शिवम ऑटो सेल्स। अगर आपको अलीगढ़ के अंदर टनवाल की इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करनी है तो अलीगढ़ में ही कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। तो सॉरी, शिवम ऑटो के पास नहीं कर सकते हो अलीगढ़ के अंदर, और कहीं नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये दोनों भी आपस में रिलेटेड मान। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक बार पहले हम रिवाइज करते हैं, एक बार पहले हम रिवाइज करते हैं कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखिए हमने स्टार्ट किया प्यारे बच्चों अपना शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 के अंदर देखिएगा, शेड्यूल 1 के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बोला कि अगर परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल हो रहा है बिजनेस असेट्स और आईटी से अवेल कर चुके हो, तो चाहे से परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल आप विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो, आईटी से अवेल्ड है तो उसको सप्लाई मान के उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई भी सप्लाई हो रही है तो फिर उस पर जीएसटी लग जाता है। अब इस पे पर्सन कौन है, पर्सन में इंडिविजुअल भी आता है, लीगल पर्सन कंपनी फर्म भी आती है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट बात आपकी ये आ जाती है कि सर रिलेटेड पर्सन कौन है। रिलेटेड पर्सन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, अगर एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर हो तो भी रिलेटेड हो, अगर आप लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हो तो भी आप रिलेटेड हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर तो भी हो, अगर एक पर्सन दो या उससे ज्यादा कंपनियों के 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करता है, मतलब सेपरेट टाटा के अंदर भी 25 या उससे ज्यादा, महिंद्रा में भी, तो वो पर्सन तो टाटा महिंद्रा से रिलेटेड, टाटा महिंद्रा भी आपस में रिलेटेड है क्योंकि उसके कॉमन डिसीजन चल रहे हैं दोनों। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है तो भी इनडायरेक्टली करता है। इनडायरेक्टली का मतलब कैसे हुआ कि एक कंपनी है, ये उसकी सब्सिडरी है, और इसकी जो सब्सिडरी है वो पहले वाली की रिलेटेड मानी जाएगी, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी। फिर उसके बाद में हमने बोला कि एक कंपनी, फिर हमने बोला थर्ड पर्सन दोनों को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है, तो रेडमी कंपनी जो है वो ओप्पो और वीवो, ओप्पो वीवो दोनों इसकी सब्सिडरी हैं, तो रेडमी और ओप्पो फैमिली रिलेटेड है, रेडमी और वीवो रिलेटेड है, वीवो और ओप्पो भी रिलेटेड है। क्लियर है ये चीज यहां तक आपको? फिर उसके बाद में अगर ये दोनों मिलकर इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो भी रिलेटेड माने जाएंगे, सेम फैमिली के मेंबर है वो भी रिलेटेड माने जाएंगे। और उसके अलावा अगर एक अकेला ही डिस्ट्रीब्यूटर है किसी चीज का या एक अकेला ही एजेंट है किसी चीज का तो वो भी आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। यहां तक कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये तो हमने पढ़ा रिलेटेड पर्सन का। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके, रिलेटेड पर्सन बताओ शेड्यूल 1 के अंदर, ये पॉइंट आप लिख कर आ सकते हो। आपके हाथ में जो बुक है उसमें एक एक चीज एग्जांपल दी हुई है, एक एक चीज लिखा हुआ। क्वेश्चन आता है सर फैमिली, यहां पर फैमिली का जिक्र हुआ सर, हमने फैमिली की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में तो पढ़ी हुई है, सर फैमिली यहां पर क्या होती है शेड्यूल 1 में? स्पाउस या चिल्ड्रन, स्पाउस हस्बैंड वाइफ और बच्चे वो फैमिली में आते हैं। उसके अलावा
पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, अगर वो होली कंप्लीटली उस पर्सन पे डिपेंडेंट। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, ये है कालीन भैया, अब ये है इनके बाबूजी, इनके पिताजी, ये कुछ नहीं कमाते, ये इनके ऊपर डिपेंड है, तो ये इनकी फैमिली है। ये है इनके भाई रविशंकर शुक्ला, ये भी कुछ नहीं कमाते, तो ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये है इनकी सिस्टर, ये भी कुछ नहीं कमाती, ये भी इन पे डिपेंडेंट है, ये भी इनकी। तो फैमिली की सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शेड्यूल 1 के अंदर फैमिली का क्या मीनिंग होता है, तो आपको क्लियरली लिखकर आना है फैमिली का मीनिंग। स्पाउस, चिल्ड्रन, वो भी फैमिली में काउंट किए जाते हैं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, अगर वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है तो वो भी फैमिली के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात प्यारे बच्चों आप लोगों को। अब स्टूडेंट बोलता है लेकिन सर आपने जब ये सेकंड पॉइंट पढ़ाना स्टार्ट किया था तब आपने तो बोला था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में विदाउट कंसीडरेशन, तो भी उसे सप्लाई मानकर उसके ऊपर जीएसटी लगता है। उसका एक एक्सेप्शन बीच में वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला आया, अगर इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो शेड्यूल 3 उसमें कॉन्ट्रावीन करके बोल देता है नहीं लगेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट के बाहर है तो लग जाएगा। सर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन भी तो बोला था, ये डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है ये भी तो समझाओ। तो बच्चों एक बार डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग और समझ, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब और समझ। अब डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर उसमें आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए कि जेठालाल की गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, और कहां पर है, और कहां पर है प्यारे बच्चों, मुंबई के अंदर है। यहां तक क्लियर है आपको। अब मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, इनकी मुंबई के अंदर जो गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका इन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। क्लियर है चीज। इनकी एक और ब्रांच है, और वो है जयपुर के अंदर या कहीं और, कहीं दूसरी जगह, उसका इन्होंने अलग से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ। क्योंकि अगर एक पर्सन की ब्रांचेस अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, चाहे से वो सेम बिजनेस करता है, सेम धंधा करता है, यहां पर भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं या जयपुर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, पर स्टेट अलग हो गया, यहां तो महाराष्ट्र लग गया, यहां राजस्थान, अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी, एक से ज्यादा स्टेट या, तो उन ब्रांचेस के लिए सेपरेट सेपरेट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी, कंपलसरी। तो गड़ाक इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई के अंदर है, उसका अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जयपुर के अंदर है उसका अलग रजिस्ट्रेशन, और कहीं है उसका अलग रजिस्ट्रेशन। तो ये एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन, चाहे इसी की ब्रांच है, एक ही बंदे की ब्रांच है अलग अलग जगह, लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, सेपरेट, इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, तो ये एक दूसरे के डिस्टिंक्ट। अब अगर वो मुंबई ब्रांच से जयपुर ब्रांच में कोई चीज बेचेंगे विदाउट कंसीडरेशन, तो भी उस पर जीएसटी लगेगा। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ इसका मतलब, मैं और समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको समझाया है कि अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी अलग है, मतलब एक पर्सन की ब्रांच एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में है और किसी दूसरी स्टेट या दूसरी यूनियन टेरिटरी में है, तो उनका सेपरेट अलग अलग रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। मतलब एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, मतलब एक से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, सर ये है घड़ा इलेक्ट्रॉनिक, सर इसका मुंबई के अंदर ऑफिस, और सर ये वहां पर जीएसटी का
रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। सर ये स्टेट है महाराष्ट्र। सर सेम स्टेट के अंदर एक दूसरी जगह है पुणे, वहां भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, वहां भी ब्रांच है, पुणे ब्रांच है। सर अब मेरे दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपने बोला अगर अदर स्टेट या अदर यूनियन टेरिटरी है तो वहां तो सभी ब्रांचेस को अपना पर्सनल जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और वो डिस्ट्रिक्ट पर्सन मान गए, क्योंकि जैसे ही एक पर्सन का, जैसे ही किसी एक पर्सन का एक से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाए। लेकिन सर और अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो कंपलसरी होता है लेना। पहले तो ये बताओ कि अगर एक पर्सन का एक ही स्टेट या एक ही यूनियन टेरिटरी में एक से ज्यादा ब्रांचेस है, क्या उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? अलग अलग सेपरेट सेपरेट नहीं, वो एक सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में काफी सारी ब्रांचेस ओपन कर सकता है, सबका सेम जीएसटी रहेगा। तो सर क्या उस केस में सपोज करो अब महाराष्ट्र तो स्टेट है, उसकी एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच पुणे के अंदर है और जीएसटी सेम है, क्या ये एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे? नहीं। अगर ये आपस में विदाउट कंसीडरेशन कुछ भी ट्रांजैक्शन करेंगे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर आप ये बोल रहे हो अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी सेम है तो उसमें अलग अलग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, और अगर और लेना चाहे तो ले सकता है। अगर सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी अलग अलग ब्रांचेस हैं सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी में, तो वो सबके लिए अगर सेपरेट सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है। क्या कंपलसरी है लेना? नहीं। अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरी चेंज हो जाती तो कंपलसरी था, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में कंपलसरी नहीं है, ले सकता है। सर अगर नहीं लिया, हाँ तो फिर वो आपस में विदाउट कंसीडरेशन ट्रांजैक्शंस करेंगे, जीएसटी नहीं लगेगा। पर सर अगर सेम स्टेट है महाराष्ट्र, मुंबई में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलग है, पुणे में अलग है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक से ज्यादा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। तो सर वैसे प्रैक्टिकली क्या होता होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता होगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच पुणे में है, स्टेट सेम है, चाहे तो एक ही सिंगल जीएसटी रजिस्ट्रेशन से काम चला सकते हैं। पर एक्चुअली में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, ले लेते हैं अलग अलग। क्या अलग इसका सर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यार क्योंकि मुंबई की, सपोज करो ना, मुंबई की ब्रांच से पुणे की ब्रांच में कोई चीज आ रही है, बीच में यहां पर मिल गई पुलिस, उसने वो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी पकड़ी। आपको क्या लगता है पुलिस वाला इतना जीएसटी की नॉलेज रखता होगा जितना आपको है? तो वो काम थोड़ी ना है। वो तो वो आपके ट्रक वाले को रोकेगा, गाड़ी वाले को बोलेगा कहां से कहां माल ले जा रहा है भाई? तो सर यहां से जीएसटी दिखा। अरे सर जीएसटी क्या, इसमें कोई बिल बिल थोड़ी कटा है, ये तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेम ही है, पुलिस वाला वही धर लेगा, तो थोड़ी ना जानता है। तो बंदा बोलता है, बोला यार काई को मगजमारी करना, इतनी टेंशन लेने का ही नहीं है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर लो यार और यहां से बिल जनरेट कर दो, लग जाने दो भाई जीएसटी का, आईटीसी ले लेंगे ना यार, वापस आ जाएगा ना वो। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, पुलिस वाले फिर बीच में ना जबरदस्ती के आपका 2-5 हजार रुपए का चूना, इसलिए वो अलग अलग ले लेता है, बाकी लेना जरूरी नहीं है। देखो ये चीज यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाए। ये है बाबूराव, बाबूराव म्यूजिक स्पीकर्स का काम करते हैं, इनकी 2 ब्रांचें, एक जयपुर में एक मुंबई में, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो ये यहां से या ये यहां से विदाउट कंसीडरेशन भी करेंगे ना तो भी जीएसटी लगेगा। ये बात डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में लिखी हुई। और मैंने आपको बोला कि अगर एक स्टेट से ज्यादा ब्रांचेज, मतलब ब्रांचेज एक स्टेट में है और दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, तो रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ये लिखा हुआ। और सेम स्टेट के अंदर कंपलसरी नहीं है, लेना चाहो तो। यहां तक की बात प्यारे बच्चों आपको समझ